हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम आपका सामाजिक अध्ययन का MCQ 100+ MCQ देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पे सामाजिक अध्ययन के 100+ MCQ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से एक ब्रिटिश सेनानायक ने गिरफ्तार किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा हडसन। दोस्तों यहाँ पर हम लोग केवल आंसर देखते चलेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नहीं, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, बस हमें यहाँ पे केवल आंसर ही देखना है। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि आप भी अपना स्कोर करते हुए चलिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपके कितने स्कोर हुए हैं, क्योंकि दोस्तों हमें ये पता चलता है कि हमारे जो भाई बहन हैं उनकी तैयारी कैसी हो रही है। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है। दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 1899 ईस्वी में पुणे में वीडो होम की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ये की थी DK कर्वे ने। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके सारे क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और इनके आंसर भी आप मिलान करते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी यहाँ पे मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये कथन किसका है। दोस्तों ये कथन है लाला लाजपत राय जी का। 1928 में जब लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज की गई, तो उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों से ये कहा कि जो भी वो लाठी मार रहे हैं, उस लाठी का जो प्रहार है वो एक कील की तरह होगा, जो अंग्रेजों के ताबूत की कील बनेगी। तो दोस्तों आगे चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिंद स्वराज के लेखक कौन है। दोस्तों हिंद स्वराज के लेखक यहाँ पे महात्मा गांधी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी। दोस्तों यहाँ पर ये नहीं शब्द आप जरूर देखिएगा ध्यान से, किसे फांसी नहीं दी गई थी। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी दी गई थी। तो फांसी किनको नहीं दी गई थी, वो है मनमथ नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग फास्ट रिवीजन करते हुए चल रहे हैं और लगभग वही सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग इसके पहले भी रिवीजन कर चुके हैं। तो इसमें आपके कम से कम गलतियां होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, काला सोना किसे कहा जाता है। दोस्तों काला सोना कहा जाता है कोयले को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का मानचेस्टर कहा जाता है यहाँ पे अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर हम देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से 29वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को लिया जाता है कुपोषण का स्तर मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्यालय
यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यूनिफेम का मुख्य कार्य है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश रचना है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। क्वेश्चन नंबर 17, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? दोस्तों यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था जनरल डायर ने, जिसने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी और जिसकी वजह से बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका? दोस्तों स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर है कानपुर। अशोक चक्र में तीलियां हैं, तो 24 तीलियां हैं, ये आप सभी को पता है। प्रदूषण के प्रकार हैं दोस्तों, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण के प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, मनरेगा योजना किस सन लागू की गई? दोस्तों मनरेगा योजना लागू की गई थी 2005 में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, दोस्तों कर्मा लोक नृत्य है। दोस्तों कर्मा जो है ये सोनभद्र का लोक नृत्य है, यहाँ पे आपको याद रखना है कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? सोनभद्र का। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, पहले स्थान पर आता है सर्वाधिक घनत्व के मामले में, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में जो राज्य है वो है बिहार, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, बहुत ही कम क्षेत्रफल में ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। दोस्तों लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए चाय, कपास, गन्ना ये सारी नकदी फसल है, लेकिन यहाँ पर गेहूं नकदी फसल नहीं है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन में पूछा है कि नकदी फसल नहीं है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा गेहूं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। दोस्तों तिथि जो निश्चित की गई थी वो थी 31 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 32, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों, चौरी चौरा कांड क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पे चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 36, धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश 18 मंडल में विभाजित है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? दोस्तों यहाँ पर देखेंगे चना, सरसों, मटर ये रबी की फसलें हैं, और इसमें से खरीफ की फसल कौन है? मूंग खरीफ की फसल है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 40, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? दोस्तों चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? यह है ब्रजभूमि का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस प्रदेश में है? कैगा यानी कि कर्नाटक से ये संबंधित है दोस्तों। इसके पहले भी हम लोग कई बार
ये पढ़ चुके हैं कि कैगा कर्नाटक में है और ये यहाँ पे परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ पे ऑप्शन आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 7, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? दोस्तों यहाँ 2015 में हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हे राम भारत छोड़ो किसका कथन है? दोस्तों यहाँ पर ये कथन है महात्मा गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 47, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे। दोस्तों राजा कुंवर सिंह संबंधित थे जगदीशपुर से। 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था इन्होंने जगदीशपुर से। क्वेश्चन नंबर 48, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दोस्तों साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्र मेरा धर्म है जनसेवा मेरी पूजा मिशन था। राष्ट्र मेरा धर्म है जनसेवा मेरी पूजा। क्वेश्चन नंबर 50, ये मिशन किसका था? ये मिशन था लाला लाजपत राय जी का। देश बंधु कहे जाते हैं, देश बंधु कहे जाते हैं चित्तरंजन दास जी। क्वेश्चन 52, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इन्हीं के नाम पे आपको पता है गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी, इनकी बड़ी सी प्रतिमा लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन 53, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहा जाता है? लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 53, सुनामी घटना घटित हुई। दोस्तों सुनामी घटना घटित हुई 2004 ईस्वी में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? दोस्तों बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 56, कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये होगा सोना, जो कि कर्नाटक में है कोलार की खान। क्वेश्चन नंबर 57, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, लेकिन सबसे अधिक चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 58, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। हथकरघा उद्योग है। दोस्तों हथकरघा कुटीर उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 60, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। दोस्तों इन्हें फांसी जो दी जानी थी वो दी जानी थी दोस्तों 18 अप्रैल को, लेकिन 10 दिन पहले इनको फांसी दे दी जाती है, क्योंकि इनका जो प्रभाव था वो धीरे धीरे भारतीय सैनिकों के बीच बढ़ता ही जा रहा था, भारतीय क्रांतिकारियों के बीच बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को कंट्रोल कर पाना भारतीयों को मुश्किल हो रहा था। अंग्रेज भारतीयों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और इस वजह से आनन फानन में इन्होंने 10 दिन पहले ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि वहाँ के बैरकपुर छावनी के जो भी जल्लाद थे उन्होंने मंगल पांडे को फांसी देने से मना कर दिया, तो वहाँ पे फिर इन्हें फांसी देने के लिए कोलकाता से 4 जल्लादों को बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि रही है? दोस्तों ये आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ
20.09%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सबसे अधिक जो कारण है दोस्तों, सबसे सर्वप्रथम जो कारण होगा वो देश की विशाल जनसंख्या। यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 64, प्राण एवं दैहिक सुंदरता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद लेता है? दोस्तों कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक सुंदरता की गारंटी देता है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट, जिसे हम सागर माथा के नाम से जानते हैं, और ये दोस्तों नेपाल में पड़ता है। अगर यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? K2। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पर्वतों की स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है, भूमध्य रेखा से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है, प्राकृतिक वनस्पति, ये तीनों ही जलवायु को प्रभावित करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर कोई प्रभावित नहीं करता तो वो है खनिज संपदा, यानी कि यहाँ पे सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1942 में, यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, और ये कहां से प्रारंभ हुआ था? मुंबई से। क्वेश्चन नंबर 68, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? तो दोस्तों प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था गांधी जी ने चंपारण। क्वेश्चन नंबर 69, थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा? तो वो है होम रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? दोस्तों वायुमंडल का सर्वाधिक भार क्षोभ मंडल पर होता है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? दोस्तों उत्तरी राज्यों में भारत के शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो चक्रवातीय तूफान की वजह से वर्षा होती है, भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवातीय तूफान की वजह से वर्षा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 72, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना ये पेयजल परियोजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत यहाँ पे हम देखें तो वो हो जाएगा बिरहा। और दोस्तों अगर लोक नृत्य पूछ ले तो क्या हो जाएगा? कथक। क्वेश्चन नंबर 75, भारत सेवक समाज के संस्थापक थे? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 पे भारत सेवक समाज के संस्थापक थे, तो यहाँ पे सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 76, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 77 देखेंगे, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है? दोस्तों यहाँ पे देखिए किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है? ये आपका हो जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन 78, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है? दोस्तों देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले जो वन है वो है उष्णाद्र पतझड़ वन। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपके राजन सीरीज में गलत आंसर दिया, उसमें दिया है कि उष्णाद्र सदाबहार वन। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आप पढ़िए, क्योंकि अब आपको एक भी गलत क्वेश्चन नहीं करने हैं। यहाँ पे देखिए मौसम कैसे बनते हैं? दोस्तों मौसम बनते हैं पृथ्वी के परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन के कारण। नंबर 80, आर्कटिक विलो क्या है? दोस्तों आर्कटिक विलो ये झाड़ी का नाम है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 81, सीसी का नाम है? दोस्तों सीसी क्या है? एक प्रकार की मक्खी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 82, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है? दोस्तों मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 83, पंचशील सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है? दोस्तों पंचशील सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 84,
आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पूर्ण स्वराज कथन है। दोस्तों आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, और पूर्ण स्वराज किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। नाना साहब दत्तक पुत्र थे। दोस्तों नाना साहब दत्तक पुत्र थे बाजीराव के। अब यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। क्वेश्चन नंबर 87, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक। तो दोस्तों बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल। क्वेश्चन नंबर 88, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी फ्रांस के कब्जे में था। और दोस्तों अगर इसी तरह से पूछे आपसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा किसके कब्जे में था, तो वो था पुर्तगालियों के। क्वेश्चन नंबर 89, गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु थे एमजी रानाडे। मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कथन किसका था? तो दोस्तों ये कथन था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। उन्होंने खुली चुनौती दी थी कांग्रेस को कि मैं देश की मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। दोस्तों यहाँ पे देश की मिट्टी लिखा, लेकिन इनका ऐसा भी एक स्टेटमेंट है कि जिसमें इन्होंने कहा था कि मैं देश की रेत से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और अभी हमने पढ़ा कि गोखले के आध्यात्मिक गुरु थे एमजी रानाडे। तो इस तरह से कनेक्ट करके पढ़िएगा कि गोखले के गुरु कौन थे? गोखले के गुरु थे एमजी रानाडे और गोखले गुरु थे महात्मा गांधी के। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था एडोल्फ हिटलर ने। क्वेश्चन नंबर 94, दिल्ली चलो जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका था? दोस्तों दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, ये नारा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का। दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। दोस्तों आप में से कुछ एक भाई ये कमेंट करके बोल रहे थे कि मैम गांधी इरविन समझौता एक बार समझा दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको गांधी इरविन समझौता बता दूंगी और उसमें जो भी गांधी और इरविन के बीच जो भी समझौते हुए थे, जो भी संधियां हुई थी, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, यानी कि 100+ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया जाए, फिर उसके बाद हम गांधी इरविन समझौता समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 है, किसने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया? तो दोस्तों किसने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 98 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। तो इन्होंने महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो दोनों याद रखिएगा, कोई भी चीज पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ये कथन किसका है? दोस्तों मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का। क्वेश्चन नंबर 100 है, कैसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी जी को।
यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101, एमडीएम की व्यवस्था है। तो दोस्तों एमडीएम की व्यवस्था पहले केवल प्राइमरी में थी, फिर उच्च प्राइमरी में हो गई। तो दोस्तों इस तरह से एमडीएम की जो व्यवस्था है वो आ और बा दोनों में है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कब की। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं ये बिल्कुल गलत हैं। मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी 29 मार्च 1857 को। चलिए आगे देखते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी और इसीलिए मंगल पांडे को 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, लेकिन दोस्तों 10 दिन पहले इनको फांसी दे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 103, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, 1897 में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय कौन थे। दोस्तों राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 105, आर्य समाज के संस्थापक थे। दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक थे यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 106, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 107, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। दोस्तों आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ यहाँ पे कौन सा है। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें भारतीय संस्कृति का जो आधार है वो वेदों को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 108, 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी। ये किसका स्टेटमेंट है। दोस्तों 1857 का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, ये कथन है सर जॉन लॉरेंस का। क्वेश्चन नंबर 109, सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ। दोस्तों सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था 1829 में। किसके प्रयासों से, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम राय ने मिलकर किया था। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे। दोस्तों 1886 में दादा भाई नौरोजी को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 111, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 112 है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। दोस्तों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। दोस्तों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। दोस्तों रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछ रहा है यहाँ पे तो सी राजगोपालाचारी होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी राजगोपालाचारी का पूरा नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का जो लक्ष्य घोषित किया था वो किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115, भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था। दोस्तों भारत भारतीयों के लिए ये नारा दिया था आर्य समाज ने। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस संबंधित है विवेकानंद जी से। इन्हीं के जन्मदिन 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों खिलाफत दिवस मनाया जाता है 19 अक्टूबर को। कब से, 1919 से। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था। दोस्तों ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया था देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। क्वेश्चन नंबर 119 है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 2 जनवरी 1923 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 120, खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी। दोस्तों खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 121, प्रजातंत्र दल और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अगर आपको ये पता हो कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी तो आप आराम से यहाँ पर ये आंसर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। प्रजातंत्र दल और फॉरवर्ड ब्लॉक की दोनों दलों की इन्होंने स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 122 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दोस्तों हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 123 है, गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे। तो दोस्तों ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है कि गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे। ये कथन है लोकमान्य तिलक जी का। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल 123 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखेंगे गांधी इरविन समझौता। जिन भी भाई बहनों ने नहीं पढ़ा गांधी इरविन समझौता के विषय में तो यहाँ पर हम एक बार डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों 5 मार्च 1931 ये आपके ऑप्शन में था। 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। यानी कि 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले लंदन में दोस्तों जो भी सम्मेलन हुए हैं गोलमेज सम्मेलन वो लंदन में हुए हैं और लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले 5 मार्च 1931 को गांधी और जो समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन के बीच समझौता होता और इसी समझौते को गांधी इरविन समझौता यानी कि गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन से ये समझ गई थी कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई फैसला संभव नहीं है। तो दोस्तों अब ये समझ में आ चुका था ब्रिटिश सरकार को कि जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है वो संस्था है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो पूरे भारत को आगे ले जाने में या कह सकते हैं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने में आगे है। तो दोस्तों यहाँ पर इसीलिए अब जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होना था उसके पूर्व ही अंग्रेजों और गांधी जी के बीच एक समझौता होता और उस समय जो वायसराय थे इरविन थे तो इसलिए इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके विषय में और हम जानते हैं वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने यह स्वीकार किया। तो दोस्तों देखिए जो समझौता होता है तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं और दोनों पक्ष को वो शर्तें माननी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इरविन ने क्या समझौता स्वीकार किया तो उसने पहला स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। तो जो भी हिंसा से संबंधित आरोपी थे उन्हें छोड़कर बाकी जितने भी बंदी थे यानी कि भारतीय जितने भी बंद थे जेल में उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये पहली शर्त थी जो इरविन ने स्वीकार की थी। और दोस्तों यहाँ पे दूसरी शर्त क्या थी कि अब भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। यानी कि जो नमक पहले अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ रहा था वो नमक अब जो भारतीय लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से नमक बना पाएंगे समुद्र के किनारे। और तीसरा क्या है भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरने दे सकते हैं। दोस्तों अब भारतीयों को ये अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि वो शराब की दुकानों के सामने और जो भी विदेशी कपड़ों की दुकानें हैं उनके सामने वो धरना दे सकते हैं। यानी कि विदेशी वस्तुओं के जो बहिष्कार की बात हो रही थी या विदेशी चीज़ों के बहिष्कार की बात हो रही थी वो अप्रत्यक्ष रूप से यही थी कि यहाँ पर अब हम अपना धरना दे सकते हैं इनके सामने। और नंबर 4 क्या था दोस्तों कि आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। तो दोस्तों जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय बहुत सारे भारतीयों ने जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार वगैरह था
तो बहुत सारे भारतीयों ने, जो कि चूंकि भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो जो सरकार थी वो अंग्रेजी सरकार थी, तो भारतीयों ने बहिष्कार में जो सरकारी पद था उसको भी त्याग दिया था। यानी कि अंग्रेजी जो पद थे, जो कि सरकारी जॉब कर रहे थे, उन्होंने उस पर त्याग पत्र दे दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर चौथी शर्त यही थी कि जो भी भारतीयों ने त्याग पत्र दिया है, अब उन्हें फिर से उनके पद पर बहाल किया जाएगा, यानी कि अब वो फिर से नौकरी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नंबर 5 है, आंदोलन के दौरान जब्त जो संपत्तियां थी उसको वापस की जाएंगी। दोस्तों जब अंग्रेजों का एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं विरोध हो रहा था, पूरे भारत में विदेशी वस्तुओं का विरोध हो रहा था, तो उस समय जो भी संपत्ति अंग्रेजी शासक को मिल रही थी उसको वो जब्त करता जा रहा था। तो दोस्तों वो जो संपत्तियां भारतीयों की अंग्रेजों ने जब्त की थी, वो अंग्रेजी शासन ने जब्त किया था, अब वो भारतीयों को वापस लौटा दी जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 5 शर्तें कौन कौन सी थी। पहला, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी जो भी भारतीय बंदी हैं उनको रिहा करना। दूसरा, भारतीय अब नमक बना सकते हैं समुद्र के किनारे। तीसरा, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। और चौथा क्या है कि जो आंदोलन के दौरान भारतीयों ने जो त्याग पत्र दिया था, अब उन्हें बहाल किया जाएगा, यानी कि उन्हें फिर से नौकरी पे रखा जाएगा। और 5वां क्या है कि जो भी आंदोलन के दौरान संपत्तियां भारतीयों की जब्त की गई थी, अब वो संपत्तियां उन्हें वापस दे दी जाएंगी। तो ये 5 शर्तें थी जिसको इरविन ने स्वीकार किया था। अब दोस्तों चूंकि भारत की तरफ से कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे गांधी जी, तो गांधी जी ने क्या क्या शर्तें स्वीकार की इसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहली शर्त गांधी जी ने ये स्वीकार की कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से लेकर के जो भारतीय प्रोडक्ट हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा था, तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो भी आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। और दूसरा क्या है, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने वाला है उसमें कांग्रेस भाग लेगी। और तीसरा, इसमें कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। जो कांग्रेस अब तक ब्रिटिश सामान का बहिष्कार कर रही थी, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रही थी, अब वो कांग्रेस विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी। क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों को ये भली भांति पता था कि जो कांग्रेस है ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो अब हम इससे शर्त लगाएंगे तभी हम भारत में टिक पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, भारतीयों को भी यहाँ पर अपने ढंग से जीना था, अपने ढंग से अपने देश को चलाना था, इसलिए भारतीयों ने भी इनकी कुछ शर्तें मानी, यानी कि गांधी जी ने इनकी कुछ शर्तें मानी। और अंग्रेज जो कि भारत में राज्य करना चाहते थे, उन्होंने भी कुछ शर्तें मानी। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि इरविन ने क्या शर्तें मानी थी, और अब हम देख रहे हैं कि गांधी जी ने क्या शर्तें मानी। तो दोस्तों इसमें पहला गांधी जी ने क्या माना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और तीसरा क्या कि कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। जो कांग्रेस जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रही थी, वो अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी, यानी कि उनका विरोध नहीं करेगी। और नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 4, यहाँ पे गांधी जी पुलिस की जातियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। यानी कि जो भी पुलिस ने जातियां की हैं भारतीयों के साथ, जो भी उपद्रव किए हैं भारतीयों के साथ, अब गांधी जी पुलिस की जांच की मांग नहीं करेंगे। यानी कि अब तक गांधी जी जितने भी उपद्रव हो रहे थे उसके लिए गांधी जी जांच की मांग कर रहे थे, तो अब वो मांग नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस समझौते का निष्कर्ष क्या निकला। दोस्तों ये समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया। यानी कि एक तरह से अब वो भारतीयों को भी अपने समक्ष समानता का भाव प्रस्तुत कर रहे थे, यानी कि अब वो भारत को अपने बराबर देख रहे थे, क्योंकि अब उन्हें भी ये धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि भारतीयों में भी अब चेतना जागृत हो गई है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ना सीख गए हैं, तो इसलिए अब उनसे वो समानता का व्यवहार करने लगे थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा गांधी इरविन समझौता। तो हमारे जिन भी भाई बहनों को गांधी इरविन समझौता समझ में नहीं आया था, आशा करती हूँ कि उन्हें समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। और दोस्तों आपके लिए सारे वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में, जैसे बहुत सारे भाई बहनों को अभी ये नहीं पता चल पाता है कि सारे विषयों की मैराथन बन गई है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जितने भी विषय हैं सबकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है। और दोस्तों उसी प्लेलिस्ट में आपकी मैराथन क्लास भी ऐड है। तो किसी भी वीडियो को आप देखना चाहें किसी भी सब्जेक्ट की, तो उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ओपन करें और उसमें आपको सीरियल वाइज सारे वीडियोज भी मिल जाएंगे और आपके राजन सीरीज, पवन सीरीज और साथ ही साथ मैराथन क्लास भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।